जब जस्टिस सूर्यकांत ने नवंबर में 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला, बहुत लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक ट्रांजिशन होगा, रूटीन स्पीचेस होंगी और फिर सब वैसी ही स्पीड में चलेगा जैसे पहले चल रहा था। लेकिन विंटर ब्रेक्स में स्पेशल बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का अर्जेंट मैटर्स पर सुनवाई करना, ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। इसीलिए अब स्पेकुलेशंस है कि आने वाला 2026 जुडिशरी में एक नया रिफॉर्म लाने वाला है, विद करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू रिटायर इन 2027। तो इस नए साल यानी कि 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत किस नजर से देख रहे हैं और क्या नए बदलाव जुडिशरी में लाने वाले हैं, उसकी एक झलक उन्होंने 2025 में ही दे दी है, जिसके चलते किसी को अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल मशीनरी, लिस्टिंग, शेड्यूलिंग, हियरिंग डिसिप्लिन और ओरल आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर तक एकदम से शेकअप हो जाएगी। रिसेंट हफ्ते जारी हुए सर्कुलर्स इस न्यू एरा का प्रूफ दिखाते हैं। दो नए डायरेक्टिव्स ने सबका ध्यान खींच लिया। पहला सर्कुलर में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स 80+, बिलो पॉवर्टी लाइन लिटिगेंट्स, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, बेल केसेस एंड लीगल एड मैटर्स को प्रायोरिटी लिस्टिंग दी गई है। और दूसरे सर्कुलर में ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए फिक्स टाइमलाइंस एंड एडवांस इंटीमेशन मैंडेटरी बनाया गया है। दोनों रिफॉर्म्स का गोल एक ही लगता है, जस्टिस को प्रिडिक्टेबल बनाना, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी इंडिया के जुडिशियल सिस्टम का हिस्टोरिकली मिसिंग पीस रहा है। प्रायोरिटी लिस्टिंग सर्कुलर में पहली बार एक एल्गोरिथमिक फेयरनेस का एलिमेंट दिख रहा है। मंडेज और फ्राइडेज को जो मिसलेनियस डेज होते हैं, उनमें ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन इन एडमिटेड मैटर्स, फिर फ्रेश मैटर्स, तीसरे पर है बेल हियरिंग्स। लिबर्टी को तीसरा स्लॉट मिलना सिंबॉलिक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक का एफर्मेशन लगता है। इंडिया में बेल डिस्कशंस में हमेशा ये लाइन कोट होती है दैट बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन अक्सर उल्टा दिखाई देता है। अब अगर बेल हियरिंग्स स्ट्रक्चर प्रायोरिटी बन रही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस को प्रोसीजरल शेप दे रही हैं। उसके बाद आते हैं पोस्ट नोटिस एंड इंटरिम स्टे मैटर्स, फिर फ्रेशली एडजर्न केसेस, फिर सेटलमेंट और उसके बाद वल्नरेबल कैटेगरी जैसे कि डिसेबिलिटी, एसिड अटैक, सीनियर सिटीजन्स, बीपीएल लिटिगेंट्स। ये ऑर्डर एक वैल्यू स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है कि लिबर्टी, वल्नरेबिलिटी, एक्सेस, फिर रूटीन लिटिगेशन। ये पहली बार लगता है कि लिस्टिंग फिलॉसफी में मॉरल आर्किटेक्चर है, एक हायरार्की ऑफ अर्जेंसी एंड एम्पैथी। इस सर्कुलर में एक छोटा पर क्रिटिकल क्लॉज भी है। पिटीशन फाइल करते वक्त काउंसिल को ये स्पेसिफाई करना होगा कि मैटर कौन सी प्रायोरिटी हेड में फॉल करता है। ये ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी भी। अब आते हैं ओरल आर्ग्यूमेंट्स वाले रिफॉर्म पर, जो शायद सबसे रेडिकल है। सर्कुलर कहता है कि काउंसिल को एक दिन पहले अपना स्पीकिंग टाइम डिक्लेयर करना होगा और रिटन सबमिशंस 5 पेजेस के कंसाइंस ब्रीफिंग तक लिमिटेड होंगे। ऑपोजिट पार्टी को 3 दिन पहले कॉपी देनी होगी। लैंग्वेज भी डायरेक्ट है दैट ऑल काउंसिल शैल स्ट्रिक्टली अडेयर टू द टाइमलाइंस फिक्स्ड एंड कंक्लूड देयर ओरल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ कोई पोलाइट एडवाइजरी नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। कोर्ट के टाइम का रिस्पेक्ट अब कर्टसी नहीं, कंप्लायंस कैटेगरी में शिफ्ट हो रहा है। आपको बता दूं कि ये रिफॉर्म्स कुछ ऐसे सवालों से इमर्ज होते हैं जो एक फिलोसफिकल चिंगारी जला देता है, जैसे कि जस्टिस का मेजर आर्ग्यूमेंट के ड्यूरेशन से होता है या आर्ग्यूमेंट के डिसिप्लिन से। क्योंकि अगर लंबी आर्ग्यूमेंट्स ही क्वालिटी की गारंटी होती तो बैकलॉग कब का खत्म हो चुका होता। और बैकलॉग तो इतना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इसे इंस्टीट्यूशनल इमरजेंसी का दर्जा दे दिया। ये फ्रेज उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 में यूज नहीं की, लेकिन उनके शब्द का मतलब वही था जब उन्होंने कहा पेंडेंसी पर्टिकुलरली ऑफ ओल्ड केसेस डिमांडेड अर्जेंट इंस्टीट्यूशनल अटेंशन। और जब उन्होंने कहा माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी अ प्रेडिक्टेबल टाइमलाइन एंड अ यूनिफाइड नेशनल जुडिशियल पॉलिसी फॉर अर्ली डिसीजंस ऑफ द पेंडिंग केसेस, तब उनका टोन किसी पॉलिटिकल पिच जैसा नहीं बल्कि एक ओनरशिप स्टेटमेंट जैसा लग रहा था। ये ओनरशिप इंडियन जुडिशरी में कम ही देखने को मिलती है। हिंदुस्तान टाइम्स समिट में ही उन्होंने ये भी ऐड किया दैट एस्टैब्लिशिंग प्रेडिक्टेबल टाइमलाइंस फॉर केस डिस्पोजल एंड इवॉल्विंग अ यूनिफाइड नेशनल जुडिशियल पॉलिसी वुड बी हिज फॉरमोस्ट प्रायोरिटीज एज चीफ जस्टिस। और जब हम डाटा देखते हैं तब ये अर्जेंसी रिटोरिक नहीं, मैथमेटिकल रियलिटी लगती है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 48 मिलियन केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में 6.3 मिलियन और सुप्रीम कोर्ट में 91,000 से भी ज्यादा। ये नंबर्स किसी नेशन स्टेट के जस्टिस डिलीवरी मॉडल के लिए सर्वाइवल थ्रेट जैसे हैं। कोई भी गवर्नेंस सिस्टम ऐसे केसलोड के नीचे क्रम्बल हो सकता है। इसीलिए जब सीजीआई ने रिफॉर्म्स अनाउंस किए, उनके सर्कुलर्स एक पैचवर्क नहीं, बैकलॉग के सॉल्यूशंस की तरह लगे। सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग रूम कल्चर पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निपुण सक्सेना की ऑब्जर्वेशंस और भी शार्पली फ्रेम हुई। उन्होंने इस मूव को कंपैरेटिव कंटेक्स्ट में समझाया। इन इंडिया, हाउएवर, यू हैव अ वेरी पॉलीवोकल कोर्ट वेयर देयर आर 16-17 डिफरेंट बेंचेस। Suppose in each case, multiple intervention applications are filed.
When 20-30 intervening applications are filed in a case, how much time will each intervener get? उनके कहने का मतलब क्लियर था कि इंडिया का कोर्ट रूम एक ऐसा म्यूजिकल जैम रूम बन जाता है जहां कोई कंडक्टर नहीं है और हर म्यूजिशियन अपनी मर्जी से पिच ऊंचा कर लेता है। उनके एनालिसिस ने पॉइंट आउट किया कि जब टाइम का कोई फिक्स मैकेनिज्म नहीं होता तब आर्ग्यूमेंट्स रिपीटेटिव और लंबी होती चली जाती है और उसका नतीजा होता है अनवाइडली जजमेंट्स। उन्होंने पूछा, फॉर इंस्टांस द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस हियरिंग्स वेंट ऑन फॉर 10 to 15 days. The question is, was it necessary? उनका जवाब था, prolonged arguments result in lengthy and verbose judgments, but if you look at Supreme Court judgments from the 1950s or 60s, you will notice they would never exceed 5-7 pages. The more time is spent on arguments, the more the number of pages in the judgment. SCBA की सेक्रेटरी प्रज्ञा बघेल ने बिल्कुल सही समरी दी जब उन्होंने बोला, This is a welcome move aimed at better court management and timely disposal of cases. I sincerely hope it is followed uniformly across all matters so that the intended objective is achieved in a fair and effective manner. उनके शब्दों में एक cautious optimism है जिसमें appreciation भी है और warning भी। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई तो ये रिफॉर्म भी एक और डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएंगे। मिशन एक्सेसिबिलिटी को फाउंडर एंड डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट राहुल बजाज का रिएक्शन और भी ज्यादा होपफुल था। उन्होंने कहा, We had written to the Chief Justice of India about this in December on 2 different occasions and are happy to see this being reflected in today's circular. After important matters like bail and new cases are taken up on Mondays and Fridays, the disability rights cases will be taken up right after them. Advocate Bajaj का एक लाइन सबसे पावरफुल था that this is the first time in 75 years that such a thing has happened and it will help ensure that these cases are given more time and attention than before. क्योंकि ये लाइन सिर्फ पॉलिसी की प्रेज नहीं, जुडिशरी के कंसाइंस की मूवमेंट को डॉक्यूमेंट कर रही थी। इसी तरह एडवोकेट कार्तिक सेठ ने इसको एक डेमोक्रेटाइजिंग मूव बोला। फिक्सिंग टाइमलाइंस फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टेड बाय ब्रीफ रिटन सबमिशंस इज अ लॉन्ग ओवरड्यू रिफॉर्म. It ensures that preparations and clarity, not seniority or face value, determine how court time is utilized. Advocate Seth का एक और comment especially relevant था. He said this will organically place the younger bar on a more equal footing and encourage serious preparation without undermining the role of seniors. मतलब एक cultural reset जहाँ expressive hierarchy को नॉलेज बेस्ड हायरार्की रिप्लेस करेगी। इस ट्रांजिशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट होगा। इंडियन कोर्टरूम्स में एडवोकेसी को कभी कभी परफॉर्मेंस आर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, रिटोरिक रिपीटेशन, ड्रामेटिक पॉजेस। लेकिन अगर टाइम स्ट्रक्चर्ड हो तो थियोरेटिक्स की यूटिलिटी कम हो जाएगी और क्लैरिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इससे जजमेंट्स भी लीन हो सकते हैं, बेंच का फोकस शार्प हो सकता है और लिटिगेंट्स की एंजाइटी कम हो सकती है क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनका मैटर कब, कितनी देर और कैसे सुना जाएगा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज रियल है। एडवोकेट सक्सेना ने सही कैविएट दिया दैट ओनली कैविएट इज वुड लॉयर्स बी एबल टू फॉलो इट. US courts have a red light which blinks the minute the time is exceeded, and even the ICJ has a mechanism where time is allotted in advance. But here in India, no one is keeping a track of time, neither the judges nor the court masters. So it's imperative that the issue gets ironed out. यहाँ से एक operational question उठता है, इंडिया के कोर्टरूम्स में टाइम डिसिप्लिन किस अथॉरिटी के कंट्रोल में होगा? कोर्ट मास्टर्स, बेंच, काउंसिल कोऑर्डिनेशन या एक टेक बेस्ड टाइमर? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा?